Assalamualaikum, I welcome all of you back to this beautiful session of ORCC 2.0 जहाँ पे हम आज बेटा स्टडी करने वाले हैं बेटा अबाउट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में हम सीखेंगे जो भी बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनका आंसर कैसे लिखना है उनके बारे में बेटा हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप देखते रहे, हमारे साथ बने रहे। वो देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ बेटा, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। आपको डिफाइन करना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर सेकंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड आपको क्या लिखना है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें डिफाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमें बताने हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे। देखिए पहली बात बेटा, बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस लेट अस फर्स्ट रिमेंबर कि जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है बेटा, एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है, एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है। दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देखिए बेटा क्या है, इसमें जो आर है इसमें रिएक्टेंट, आर है बेटा इसमें रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट्स में। लेट्स अज्यूम कि टाइम जब था t1, एट टाइम t1 जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो था r1। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ टाइम होने के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t1 से कहां गया t2, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले था r1, उसके बाद हो जाएगा बेटा r2। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो है p1 के बराबर। आफ्टर टाइम जब t1 से t2 गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा p2 के बराबर। अब एक बात तो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्या है कि जब भी रिएक्शन हो रहा होगा उस टाइम पे R1 का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है। तो ये R1 की वैल्यू ज्यादा होगी R2 से, और लाइकवाइज जो P1 का वैल्यू वो कम होगा देन P2। P1 क्यों कम होगा, क्योंकि इनिशियली जो प्रोडक्ट होगा वो कम अमाउंट में है टाइम T1, और टाइम T2 के बाद ओवर प्रोडक्ट बना होगा तो P2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, वो तो ज्यादा होगी। तो अगर मैं इस बात को ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, ग्राफिकली कैसे हम प्लॉट करेंगे बेटा, देखिए बेटा आप अब नजर बनाए रखिए बेटा, ग्राफिकली इसको ऐसे प्लॉट कर लेंगे। हम यहां से दिखाएंगे बेटा कंसंट्रेशन, यहां से दिखाएंगे बेटा कंसंट्रेशन, और यहां से लेंगे बेटा टाइम। तो यहां से हम लेंगे बेटा कंसंट्रेशन, यहां से लेंगे कंसंट्रेशन, यहां से लेंगे टाइम। आई विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी एक स्पीशीज का कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट हो, और यहां से लिखेंगे बेटा टाइम। अब देखिए टाइम के साथ साथ क्या होगा, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और विद टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो ये होगा रिएक्टेंट के लिए कर्व। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा, और ये हमारा बनेगा बेटा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो ये होगा बेटा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का ग्राफ ये बनेगा, रिएक्टेंट का ग्राफ ये वाला लाइन होगा, और प्रोडक्ट का ग्राफ ये होगा। अब हम आते हैं बेटा हमारा जो एक्चुअल में डिस्कशन है वो किसके बारे में है। तो पहला पॉइंट जो हमें लिखा है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए कैसे कहते हैं डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि कितना हो रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे अब रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है या प्रोडक्ट्स का चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर या तो रिएक्टेंट्स का या तो प्रोडक्ट्स का विद टाइम, और वी कैन से पर यूनिट टाइम। हमें क्या देखना है, कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट्स का या कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया प्रोडक्ट्स का विद टाइम, उसको हम नाम बोलेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे हम बेटा, अब पहला पॉइंट वही लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द change of concentration, या तो हम बोलेंगे बेटा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे, गैसियस रिएक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं टर्म पार्शियल प्रेशर बी। कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो आई कैन राइट इट इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और हम दूसरा लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया
कि जो आप लिख सकते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर किस टाइम पे लिखेंगे अगर रिएक्शन क्या होगा गैसियस, तो आई विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू ऊपर लिखेंगे हम बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे बेटा टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड कर लेंगे बेटा क्या टाइम टेकन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट्स का भी हो रहा है, प्रोडक्ट्स का भी हो रहा है, तो आप अगर आप रिएक्टेंट्स का लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स का लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन। बट मेक श्योर वन थिंग, एक चीज आप याद रखेंगे, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो तब इसके पहले यहां पे बेटा, यहां पे याद रखेंगे बेटा, यहां पे पहले क्या होगा, तब यहां पे जो साइन आएगा बेटा, यहां पे साइन पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आता है प्रोडक्ट के टाइम और नेगेटिव आता है रिएक्टेंट के टाइम, तो ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, जस्ट अ सेकंड प्लीज, मेरा पेन देखो बेटा, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल, वी कैन राइट चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चेंज अगर गैसियस रिएक्शन होगा वी कैन राइट चेंज इन पार्शियल प्रेशर, और डिवाइड किससे कर लेंगे हम बेटा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चाहे फिर रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, डिवाइड कर लेंगे हम बेटा टाइम टेकन, डिवाइड कर लेंगे हम टाइम टेकन। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, या तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये तो होगी पहली बात जो आप लिख सकते हैं। देखिए बेटा आप दूसरी बात क्या लिखिए, दूसरी बात लिखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के जो हम टाइप्स करेंगे, हम तो तीन टाइप्स कर सकते हैं लेकिन लिखने पड़ेंगे हमें दो। पहला जो होगा उसको हम नाम पढ़ेंगे बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा उसको हम क्या नाम पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही मेजर करना है। देखिए जैसा फिजिक्स में पढ़ते हैं ना बेटा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन में भी दो टर्म्स मिलेंगे, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, मतलब टाइम t1 से रिएक्शन गया टाइम t2 तक, आप इस टाइम इंटरवल के बीच में आप निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो आई विल राइट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, over a measurable period of time, over a measurable period of time, इसको आप बोलेंगे over a measurable period of time, ऐसे लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आई विल राइट RAV, RAV मींस एवरेज रेट। अब एवरेज रेट लिखेंगे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, पहले हम लिख सकते हैं एवरेज रेट हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स और वी विल राइट इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स। तो अगर हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे बेटा पहले माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे डेल्टा, डेल्टा लिखेंगे बेटा ऐसे डेल्टा, फिर लिखेंगे आर। माइनस साइन से क्या रिप्रेजेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा आर का मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइड करेंगे बेटा डेल्टा टी, डेल्टा टी मींस ये जो डेल्टा आर होगा इट इज R2 माइनस R1, डेल्टा आर जो होगा बेटा यहाँ पे देखिए इट इज R2 माइनस R1, और जो डेल्टा टी होगा वो होगा T2 माइनस T1, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आपने लिखा डेल्टा, लाइकवाइज आप R एवरेज भी लिख सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स तब साइन लगाना पड़ेगा प्लस, हम लिखेंगे बेटा डेल्टा, फिर लिखेंगे यहाँ पे P और डिवाइड कर लेंगे बेटा किससे, डिवाइड बाय डेल्टा T, और प्लस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो विद टाइम क्या हो रहा है, वो विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे आप लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका जो दूसरा टाइप होगा, दूसरा टाइप क्या होगा, उसको हम नाम बोलेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम नाम बोलेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालते हैं। जैसे आप फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, आप लिखते थे अगर आप वहां पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब वहां पे लिखते हैं बेटा वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, जो टाइम इंटरवल होगा वो छोटा छोटा करते जाएंगे, मैंने टेंड्स टू जीरो, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो शॉर्ट में याद रखें ऐसे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कहां पे, एट एनी particular instant of time, or simply we can write particular instant, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा रिएक्शन, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे लिखेंगे, वी राइट RINST, रेट इंस्टेंटेनियस, वो किसके बराबर आएगा, देखो बेटा क्या, अगर रिएक्टेंट के एस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे माइनस साइन लिखा वहां पे माइनस साइन लिखना पड़ेगा, बट इन एडिशन टू द माइनस साइन आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने यहाँ पे बेटा डेल्टा लिखा, जब आपने ये डेल्टा लिखा, डेल्टा का मतलब है लार्ज चेंज। अब लार्ज चेंज क्यों होगा, क्योंकि आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम लिया था, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा ना इंस्टेंटेनियस में, वो बहुत कम चेंज आएगा, तो आई विल राइट माइनस में लिखूंगा यहाँ पे बेटा dr, इट इज small change in the concentration of reactant divided by small time interval, उसको लिखेंगे हम बेटा dt। तो अगर हम r इंस्टेंटेनियस लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, तब हम माइनस की जगह प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा d, यहाँ पे लिखेंगे p, डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे dt। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन सा बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा थर्ड टाइप ऑफ, इसमें थर्ड पार्ट क्या था, एक तो था व्हाट डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमने डिफाइन किया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी डिफाइन किया, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, अब यहां से देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन का क्या आएगा बेटा, यूनिट मोल पर लीटर, टाइम का क्या आएगा, टाइम, तो बनेगा मोल पर लीटर पर टाइम, दैट्स सिंपली दैट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो कैसे लिखेंगे बेटा, हम तो लिखेंगे इसमें बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वी राइट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल, क्या लिखेंगे बेटा, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन है ना ऊपर, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा, टाइम, तो कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर, उसके बाद लिखेंगे बेटा पर टाइम। मोल पर लीटर पर टाइम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह ये यूनिट्स यूज किए गए हैं। क्या क्या किया होगा, आप लिख सकते हैं बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड, पहला बन सकता है ये, यू कैन राइट मोल पर लीटर पर मिनट, आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट आप लिख सकते हैं, तो लाइकवाइज आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर आवर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर को आप कैसे लिखते हैं बेटा, मोल पर लीटर के बदले आप लिख सकते हैं मोलर, तो यहाँ पे मोलर भी लिख सकते हैं मोलर, उसके बाद आएगा बेटा पर टाइम, तो ऐसे भी आप यूनिट लिख सकते हैं। ये तो हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर गैसियस रिएक्शंस आप क्या करेंगे, फॉर गैसियस रिएक्शन, जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं उनके लिए क्या करेंगे आप बेटा, कि जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, ध्यान से सुनिए बेटा, और गैसियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर को आप क्या लिखेंगे, इसका यूनिट आएगा या तो एटीएम लिखेंगे या तो आप बेटा बार लिखेंगे, एटीएम बार, और डिवाइड करेंगे बेटा आप टाइम। तो यूनिट क्या आएगा, या तो आएगा एटीएम पर टाइम, एटीएम पर टाइम, या तो आएगा बेटा क्या लिखेंगे आप, बार पर टाइम। तो ये होंगे बेटा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और एक चीज आप लास्ट में जरूर याद रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होता है। रेट ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे स्लो हो फास्ट हो कोई भी रिएक्शन हो, उसका जो रेट होता है वो ऑलवेज होता है बेटा पॉजिटिव। रेट का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज कौन सा वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ये बात हमने समझ ली। देखिए बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the factors that affect the rate of reaction? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, हर एक फैक्टर को हम अच्छे डिटेल में समझेंगे। देखिए बेटा पहला फैक्टर क्या है, नंबर 1 फैक्टर वो हो गया बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला फैक्टर होगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करेगा किसको बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो कैसे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। तो याद रखेंगे आप बेटा ये, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, greater the concentration of reactant, faster is the reaction. Reactant, faster is the reaction, and vice versa. अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही कम होगा तो उस टाइम पे याद रखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। या पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे। देखिए बेटा दूसरा पॉइंट, नंबर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, नंबर 2 पॉइंट। एक तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा याद रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये भी एक सिंपल सी बात है, सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। जैसे आपने पढ़ा है सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस, जो सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जितना कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कैटलिस्ट की सरफेस एरिया कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, लार्जर द सरफेस एरिया हायर is the rate of reaction. Larger the surface area, higher is the rate of reaction. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए बेटा नंबर 3 पॉइंट लिखते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का जो प्रेजेंस होता है वो भी किसको इफेक्ट करेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, वो याद रखेंगे आप। जो रिएक्शन होता है ना, जब उसमें कैटलिस्ट एंटर करता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो रिएक्शन में जो कैटलिस्ट एंटर होगा एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। अब कैटलिस्ट में 2 कैटलिस्ट होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा दैट्स टर्म्ड एज द नेगेटिव कैटलिस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट ऑल्टर्स, जो कैटलिस्ट होता है जब जैसे वो रिएक्शन में जाता है alters the activation energy of the reaction, वो alter करता है बेटा कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन alter करता है, which affects the rate of reaction, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट से क्या करता है बेटा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है लेकिन वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। वो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो करेगा बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो इंक्रीज करेगा किस एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो हो गए 3 पॉइंट्स प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए उसके बाद नंबर 4 एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द टेम्परेचर। नंबर 4 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो याद रखेंगे आप, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी रिएक्शन हो, बीट एंडोथर्मिक बीट एक्सोथर्मिक, अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ऑलवेज बढ़ ही जाएगा। चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, विदाउट चेकिंग द नेचर ऑफ द रिएक्शन। और टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आपने एक टर्म को सुना होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम टेम्परेचर में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। किस रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन। मैं इसको पहले पॉइंट लिखूंगा बेटा, फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशंस, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशंस।
नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये लाइन साथ लिखेंगे तो इस पॉइंट का वेटेज बहुत बढ़ेगा। अगर आप ये साथ लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशंस, इन केस अगर आप भूल गए नहीं लिखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स फिर भी आपको बराबर मिलेगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। नंबर 5th पॉइंट क्या है वो भी आप याद रखेंगे। नंबर 5 पॉइंट जो है बेटा इसमें नंबर 5 पॉइंट वो होता है बेटा फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, कौन से होते हैं बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शंस? जो रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with the increase in the intensity of light, with the increase in the intensity of light, increase in the intensity of light। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ता है, कब बढ़ेगा? अगर आप लाइट के इंटेंसिटी को क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उस पे डिपेंड करेगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए आप ये पॉइंट 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा 5 पॉइंट्स आ गए इसमें, अगर इसके 5 मार्क्स होंगे आप लिख सकते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें आपने सिंपली बताया कि जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, उसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन की रेट होती है उसमें चेंज आता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। किसको चेंज करके? एक्टिवेशन एनर्जी को। उसके बाद क्या लिखा? टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या बोला आपने? कोई भी रिएक्शन हो, बीट एंडोथर्मिक बीट एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ेगा। तो वो आपने पॉइंट लिखा था। और क्या लिखा बेटा आपने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन किन रिएक्शंस के लिए? फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो बेटा ये चीजें आप याद रखेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपको डिफरेंशिएट करना है किस किसके बीच में? डिफरेंशिएट बिटवीन, एक तो ऑर्डर लेना है और दूसरा लेना है बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो हम एक साइड में ऑर्डर लिखेंगे, दूसरे साइड में मॉलिक्यूलरिटी, और इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो यहां से लेंगे हम बेटा ऑर्डर, यहां से हम लेंगे बेटा ऑर्डर, एक साइड से हम ऑर्डर लेंगे और दूसरे साइड से लेंगे हम बेटा मॉलिक्यूलरिटी। एक साइड से बेटा ऑर्डर लेते हैं, दूसरे साइड से लेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा ऑर्डर, यहां से ऑर्डर लेंगे हम, तो यहां से लेंगे हम बेटा मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, और इन दोनों के बीच में हम बेटा डिफरेंस देखेंगे बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा वो हम समझेंगे। देखिए बेटा पहला डिफरेंस क्या होता है, नंबर फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस क्या है, इसमें भी देखेंगे हम बेटा पॉइंट नंबर 1। पहली बात, जो ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। आपको अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स निकाल सकते हैं, आप रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते। लाइकवाइज जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या होता है बेटा? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये होगा बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। कौन सा होता है बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और ये क्या है बेटा? इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल, प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। देखिए बेटा दूसरा पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में नंबर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? जो ऑर्डर होता है ना बेटा, ऑर्डर हर एक रिएक्शन का होता है, चाहे ऑर्डर एक स्टेप में हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन हो, आप उस रिएक्शन का क्या कर सकते हैं? आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। डिफाइंड फॉर ऑल रिएक्शंस, वो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए रिएक्शन है बेटा?
एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। और एलिमेंट्री रिएक्शंस किनको बोलते हैं? वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होते हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर होता है, और जो एक स्टेप में नहीं होते हैं उनके लिए, सॉरी, जो एक ही स्टेप में होते हैं उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलरिटी होती है और बाकी किसी के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 स्टेप क्या होगा? नंबर 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जब हम ऑर्डर निकालते हैं बेटा, ऑर्डर देखो क्या होता है, जब हम किसी रिएक्शन का रेट इक्वेशन निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन निकालते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा, उस कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर आएगा, उन्हीं पावर्स का सम होता है वो। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। तो अगर आप किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ निकालेंगे, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे वो क्या होगा? उन कंसंट्रेशन टर्म्स के जो पावर्स होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे, उन्हीं का सम होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द सम ऑफ, ये किसका सम होता है? सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स in the experimental rate equation, in the experimental rate equation, in the experimental rate equation, in the experimental rate equation। तो ये सम होता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स का इन द एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? और मॉलिक्यूलरिटी सिंपली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप हो रहा है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। तो ये क्या दिखाता है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, number of reacting species taking part, number of reacting species taking part in elementary step of a reaction, yeah, in an elementary reaction. You can simply write in an elementary reaction, in an elementary reaction, in an elementary reaction। तो ऐसे आप याद रखेंगे। ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज कितने होंगे? यहाँ पे लिखना है बेटा टेकिंग पार्ट यहाँ पे लिखना है बेटा टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है बेटा, पूरी डिफरेंस क्या होगा इनमें? पूरे डिफरेंस हम नंबर 4 देखो, नंबर 4 बेटा डिफरेंस क्या होगा? नंबर 4 डिफरेंस जो इनमें होगा वो डिफरेंस किस चीज का होगा? देखिए बेटा ध्यान से सुनिए। नंबर 4 डिफरेंस क्या होता है? जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है, हम तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ऑर्डर का वैल्यू 0 भी आ सकता है, ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है और ऑर्डर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर क्या हो सकता है? इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी याद रखना बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव या फ्रैक्शनल। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी, ना तो ये क्या हो सकता है बेटा 0, ना नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल, ना तो होगा 0, ना तो नेगेटिव होगा, ना तो क्या होगा बेटा फ्रैक्शनल। उसके अलावा याद रखेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 1, 2, एंड 3 ये होता है वेरी कॉमन। जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 होते हैं, ये क्या होती है बेटा? ये होता है बेटा वेरी कॉमन वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलरिटी आर 1, 2 एंड 3। और जो मॉलिक्यूलरिटी होगी बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये क्या होता है बेटा? इट इज वेरी रेयर, ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसके कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 1, 2 एंड 3 जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। और मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, मॉलिक्यूलरिटी अगर आप देखेंगे ना बेटा, इसका वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसके जो चांसेस होते हैं वो बेटा क्या होता है? वो बहुत ही कम होते हैं। किसके बेटा? मॉलिक्यूलरिटी। तो और एक चीज बेटा आप याद रखेंगे बेटा कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाइल एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा लास्ट में, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर 5 डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसमें क्या लास्ट पॉइंट आएगा? डज नॉट डिपेंड ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ही एनफ है बेटा। बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इसमें 3 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स होंगे, एट द मैक्स इट कैन हैव 4 मार्क्स। तो अगर सिर्फ 4 मार्क्स होंगे तो दिस मच ऑफ डिफरेंस इज वेरी लार्ज।
आप इस पे यू कैन इजीली फेच 4 मार्क्स फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मार्क्स अच्छे से आएंगे। सिर्फ याद रखना लिखना बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान में रखनी है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। हो गया बेटा यहां तक? चलो बेटा देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द यूनिट्स ऑफ, आपको क्या निकालना है बेटा, यूनिट्स ऑफ, किस किस के यूनिट्स निकालने हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो आपको इन रिएक्शंस में देखना है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे। हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट तो होता ही है, चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड हो, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन आप याद रखना बेटा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, दैट्स इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर याद रखेंगे बेटा, पावर में इसको लिखेंगे बेटा 1 माइनस एन, और उसके बाद लिखेंगे बेटा पर टाइम, पर टाइम। ये आप जनरल इक्वेशन याद रखेंगे, ये किस में काम आएगा आपको बेटा, यूनिट्स ऑफ, अगर आपको क्या निकालना है बेटा, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अगर आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, ये इक्वेशन आप जरूर याद रखेंगे। इसका जनरल एक्सप्रेशन मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर टाइम। अब इसमें एक चीज है कि सर एन क्या होता है, एन का मतलब याद रखना है, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन का मतलब है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखेंगे कि जो एन का वैल्यू होता है वो होता है जीरो के बराबर। लाइकवाइज अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n का वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 3 होगा। लाइकवाइज अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो n का वैल्यू आप अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू इंक्रीज करना है। अब देखिए अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ k ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 1 लिखूंगा मैं बेटा यूनिट ऑफ k किसका बेटा, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ k किसके बराबर आएगा, n की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, जीरो। अगर आप n की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस जीरो इज 1, तो 1 माइनस जीरो अगर 1 हो गया तो ये क्या बनेगा, सिंपल में देखिए बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा ना बेटा मोल, एक तो आएगा मोल, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसे लिखूंगा बेटा, एक तो आएगा मोल और आएगा बेटा पर लीटर, उसके बाद आएगा बेटा पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, ये यूनिट आप याद रखेंगे। इट इज फॉर विच रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर होगा नंबर सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ k ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ k क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या यूनिट आएगा, जरा बेटे यहां देखिए, तो इस n का वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ध्यान से सुनना बेटा, इस n का जो वैल्यू है अभी वो होगा 1 के बराबर, क्योंकि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो अगर n का वैल्यू 1 आएगा ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, वो तो 0 हो गया। तो ये मोल पर लीटर, इसको पावर आ गया 0। अगर मोल पर लीटर को पावर आएगा 0, anything raised power 0 is equal to 1, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा बेटा, पर टाइम। तो मैं इसका जो यूनिट लिखूंगा वो लिखूंगा बेटा पर टाइम, पर टाइम किसका यूनिट आएगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसका यूनिट ऑफ k कितना आएगा वो याद रखेंगे बेटा, यूनिट ऑफ k ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका यूनिट ऑफ k आएगा, किसके बराबर आएगा, देखिए बेटा यूनिट ऑफ k किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा बेटा मोल, उसके बाद लिखूंगा पर लीटर, पावर कितना आएगा बेटा 1 माइनस, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का n का वैल्यू कितना होता है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का n का वैल्यू, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं इसको, n का वैल्यू होगा 2, तो n का वैल्यू होगा 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2, लिखा हमने 1 माइनस 2, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, पर टाइम, लिख दिया पर टाइम। जरा इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये बनेगा ना बेटा मोल पर लीटर, और कितना आएगा, लेकिन 1 माइनस 2 हो गया बेटा माइनस 1, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा बेटा पर टाइम। अब इसको सॉल्व करिए आप, देखिए नजर रखिए आप, देखिए इस मोल को क्या पावर है, इस मोल को क्या पावर है, इसको पावर है 1 प्लस 1, ये यहां से क्या पावर है बेटा -1। जरा इन दो को मल्टीप्लाई करिए आपस में, ये -1 और 1 कितना होगा -1, तो ये बनेगा मोल इनवर्स मोल -1।
अब ये -1 और ये वाला -1 मल्टीप्लाई कर लो, -1 माइनस होगा +1 तो ये बनेगा लीटर और पर टाइम बाहर से ऐसे ही रहेगा तो आप लिखेंगे बेटा पर टाइम। तो ये आएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी लिख सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और अगर कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन होगा इस इक्वेशन को बेटा आप याद रखना, इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारे कितने क्वेश्चंस बेटा, 4 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए। ठीक है बेटा, हो गया हमारे 4 क्वेश्चंस। आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो हमने समझाया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड राइट देयर हाफ लाइव्स। आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को आपको डिराइव करना है किस रिएक्शन के लिए, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उनके हाफ लाइव्स आपको लिखने पड़ेंगे, वो हाफ लाइव्स उसी इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो निकालना क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो हम पहले लेंगे बेटा कौन सा रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पहले लेंगे। तो हम पहला जो कर रहे हैं इसमें बेटा वो ले रहे हैं नंबर 1, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब लेंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जिस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा, जो रिएक्शन का बेटा ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो जीरो के बराबर होता है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या सर इसी को सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, नहीं, जिन रिएक्शंस का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा उनको भी हम नाम बोलते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनका जो रेट होता है, पहला पॉइंट क्या बोला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सो ओवरऑल ऑर्डर जीरो होगा। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको भी नाम कहते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना बेटा इसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे नजर रखिए। हम रिएक्टेंट लेंगे बेटा R, ये R जो होगा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स P में। अब इस रिएक्शन का अपना कोई रेट कांस्टेंट होगा, जिस रेट कांस्टेंट को मैं बेटा लिखूंगा K से। इस रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट है जिसको मैं K लिखूंगा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा पहले इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P1। इस कुछ टाइम होने के बाद आफ्टर सम टाइम T, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहां तक पहुंचा, R2 तक, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहां तक पहुंचा, P2 तक। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस रिएक्शन के लिए, ये वाला जो रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरीके से। एक तरीका होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा तरीका होगा बेटा अगर मैं इसका लिखूंगा रेट लॉ, तो मैं दोनों तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आई विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा बराबर, एक तो रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट किया आएगा, रेट कांस्टेंट किया गया, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आएगा, लेकिन इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर ही कितना है, वो तो जीरो है ना। अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो पावर में क्या टर्म आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शन का अगर आप रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे आप बेटा, dr डिवाइडेड बाय dt, dr डिवाइडेड बाय dt। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट में समझाया था कि कैसे निकालते हैं बेटा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे नजर रखिए आप, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए आप। मैंने आपको यहाँ पे बनाया था बेटा, देखो बेटा क्या लिखा था, इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होता है, माइनस dr बाय dt, r इंस्टेंटेनियस, और वही इंस्टेंटेनियस रेट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो वो जो r इंस्टेंटेनियस होगा वो किसके बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू माइनस dr बाय dt। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, दोनों इक्वेशन से क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारा आंसर क्या आएगा। अब देख रहे हैं बेटा ध्यान से आंसर, माइनस dr डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय करेंगे dt, वो किसके बराबर आएगा, माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू k इनटू r रेज पावर 0। r रेज पावर 0 कितना होता है 1, तो r रेज पावर 0 हम हटा लेंगे, तो वी राइट dr जो होगा बेटा, dr जो होगा, dr किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल, ये माइनस साइन यहां से राइट साइड में लेके जाओ, माइनस k बनेगा और इनटू क्या हो जाएगा, ये d2 यहां पे डिवाइड है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन मिला इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट किया तो क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ डी आर, इंटीग्रल ऑफ डी आर, इंटीग्रल ऑफ डी आर किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस के इंटू डी टी, माइनस के इंटू डी टी। अब बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, इंटीग्रल ऑफ डी आर लिखा है माइनस के इंटू डी टी, कॉन्सेंट्रेशन का इंटीग्रेशन तो होगा क्योंकि स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन करेंगे तो लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। और देखिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ के नहीं होगा, क्यों, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता लेकिन टाइम का इंटीग्रेशन होगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे और देखिए इंटीग्रल ऑफ डी आर जो होगा वो आएगा आर, इस उसके बाद क्या आएगा, इट इज इक्वल, माइनस के बाहर आएगा इंटीग्रल ऑफ dt कितना आएगा t, लेकिन इसके साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। पढ़ा है आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको आप c से लिखते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बदले i लिखा है, हम भी i ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेट करके जो इसका आंसर आएगा, हम इस इंटीग्रेट करके इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा, जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, अब dr नहीं आएगा, concentration of R is equal to minus K और आगे बेटा into T प्लस लिखेंगे हम बेटा I को हम नाम पढ़ेंगे बेटा, जो I है ना बेटा, I is constant of integration, I को हम नाम पढ़ेंगे बेटा constant of integration, इसको बोलेंगे constant of integration। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए बेटा I का। I का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कुछ रिएक्शन को कंडीशंस देंगे। वो कंडीशंस क्या होंगे वो आप याद रखेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको वही कंडीशन देना है, यहाँ पे भी वही कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है, व्हेन t is equal to 0, अगर टाइम t होगा 0 के बराबर, टाइम t 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, टाइम t 0 का मतलब है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो टाइम 0 है, तो तब बताओ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उस टाइम पे होगा, क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, उस इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं लिखूंगा R0। अब बेटा यहाँ पे दोबारा आइए, देखिए बेटा यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन कितना लिखा बेटा, R2 लिखा, और क्या लिखा यहाँ पे R1, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, इसका जो कंसंट्रेशन है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस कंसंट्रेशन को मैं लिखूंगा बेटा R0, और ये वाला जो कंसंट्रेशन होगा इसको मैं लिखूंगा बेटा R। ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको लिखेंगे हम बेटा R। कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा होगा आफ्टर टाइम t, कितना बचा होगा। अब देखिए बेटा यहाँ से लिख सकते हैं ना, जब टाइम 0 होगा रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा होगा R, वो तो पूरा बचा होगा ना सारा का सारा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। When the reaction is not started, none of the reactant has been consumed yet, तो जितना भी रिएक्टेंट होगा सारा का सारा बचा होगा। तो तब बताइए बेटा क्या लिखेंगे, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। R के बदले क्या लिखेंगे, R0, I will write R0 लिखेंगे, R0 is equal to minus K into T, minus K into T, minus K into T। T के बदले क्या लिखेंगे बेटा, T के बदले लिखेंगे बेटा 0, T के बदले 0 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, प्लस लिखेंगे हम I, प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए किसके बराबर, अब k इंटू ये वाला जो टर्म होगी तो 0 के बराबर होगा, तो I किसके बराबर आ गया, R इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R0, I किसके बराबर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R0। आपको क्या करना है, इसी I का जो वैल्यू है, इसी I का जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे इक्वेशन A, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट I इन इक्वेशन A, सब्स्टिट्यूट I इन इक्वेशन A। हमें सब्स्टिट्यूट I करना है बेटा किसमें, इक्वेशन A में। इक्वेशन A में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या बनेगा, R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस के इंटू टी, माइनस के इंटू टी, प्लस कितना आएगा बेटा, प्लस लिखेंगे R0। अभी आसान है, R0 को अलग कर दो तो ये आएगा बेटा R0, R माइनस ये प्लस है यहाँ लेके आओ, ये बनेगा R0 किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो आप माइनस टर्म यहाँ ले लो, अगर माइनस टर्म यहाँ लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वो माइनस टर्म वहां लेंगे, वहां पे जो प्लस टर्म होगा वो माइनस बनेगा, जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा, ये बनेगा बेटा R0 माइनस R, R0 माइनस R किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू K into T। तो अब देखिए बेटा ये वाला जो इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी को नाम क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बनेगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। R0 माइनस R इज इक्वल टू K into T। कभी कभार ये ऐसे भी लिखा होगा, K ऐसे लिखा होगा, K इट्स इक्वल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R0, फिर लिखा होगा माइनस R और डिवाइड बाय किया होगा बेटा T। अगर ऐसे भी लिखा होगा तो ये तो यही इक्वेशन है, बस आपने T को डिवाइड किया अदर साइड में तो ये इक्वेशन बनेगा। इसी को नाम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको बिल्कुल ही यहाँ तक बेटा डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ तक डिराइव कर लिया तो आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब आपको और एक चीज देखा, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड,
हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड को हम बेटा ऐसे दिखाते हैं, इसको लिखते हैं T1/2 या तो इसको लिखते हैं T0.5 या तो लिखते हैं T50% या तो लिखेंगे T50%। अब ये T0.5 T50% क्या होता है? देखिए बेटा ये T50% क्या होता है? ये T50% का मतलब होता है कितने टाइम में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। अब बताओ कितने टाइम में आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया, दैट्स कॉल्ड टी हाफ। कितने टाइम में आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी, दैट्स कॉल्ड टी हाफ। तो टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, उसको बोलते हैं बेटा टी हाफ और हाफ लाइफ पीरियड। तो इसको लिखेंगे हम टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, टाइम ड्यूरिंग व्हिच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। कितने टाइम में आधी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के समय क्या होगा, जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, T1/2 के बराबर होगा कि नहीं। और उसके अलावा याद रखेंगे कितना रिएक्टेंट बचा होगा आफ्टर टाइम T, वो बचा होगा बेटा R0 डिवाइड बाई 2, R0 डिवाइड बाई 2। देखिए जब टाइम होगा ना टी हाफ, T is equal to T हाफ, ये तो बात सही है, T is equal to T हाफ। उसके अलावा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T, वो कंसंट्रेशन कितना बचेगा, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसका हाफ, तो R0 डिवाइड बाय 2। आपको क्या करना है, इस T को यहां पे रखेंगे, T यहां लाएंगे, K यहां लाएंगे। तो अगर इस T को यहां लाएंगे हम लिखेंगे इसके बदले T1/2, यहां पे लिखेंगे T1/2। T1/2 किसके बराबर आएगा, यहां पे R0 ही लिख देंगे, यहां पे R0 लिखेंगे बेटा, ये बनेगा R0, ये होगा R0 माइनस देखो बेटा कितना है R के बदले क्या लिखेंगे R0/2, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा R0 डिवाइड बाई 2, R0 डिवाइड बाई 2। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा K। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा R0 माइनस R0/2, एक R0 में से आपको आधा R0 बाहर निकालना है, तो बचा कितना बेटा, हाफ ऑफ R0, तो बचेगा कितना R0/2, तो बचेगा R0 डिवाइड बाई क्या बचेगा 2, लेकिन 2 को डिवाइड बाई क्या है और K है ना बेटा, R0 डिवाइड बाई 2K, ये आएगा बेटा हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आप याद रखेंगे। तो हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू R0/2K। अब देखिए बेटा क्या हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, क्या उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो आता है, R0 तो आता है। इसका मतलब जो हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वहां से देखिए बेटा टी हाफ, वहां पे लिखा R0/2K, टी हाफ यहाँ पे न्यूमरेटर में R0, अगर R0 बढ़ेगा टी हाफ भी बढ़ेगा, R0 कम होगा टी हाफ भी कम ही होगा। तो जिन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा उनका हाफ लाइफ भी ज्यादा होगा, जिन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा उनका हाफ लाइफ भी कम होगा। और जितना अमाउंट ज्यादा उतना हाफ लाइफ ज्यादा, जितना अमाउंट कम उतना हाफ लाइफ भी कम होगा। ये बेटा आप बात याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये था बेटा हमारा आज का पहला लेक्चर इसका। कल हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे और बाकी जो भी बेसिक डेफिनेशंस होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। चले तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।